जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में दर्पण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे दर्पण किसे कहा जाता है तथा दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, इन सभी के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, दर्पण किसे कहा जाता है। तो दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण की परिभाषा हो जाएगी, किसी कांच के टुकड़े को लेकर उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं, तो इस तरीके से जो हमको युक्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, समतल दर्पण, दूसरा कौन सा हो जाएगा, गोलीय दर्पण। ठीक। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। आइए हम सब लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में किसको किसको देखेंगे, अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहा जाता है। क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी कांच का समतल टुकड़ा लेकर उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं तथा दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को भी क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लेते हैं क्या है, कोई कांच का टुकड़ा है। ठीक है। ये कांच का कोई टुकड़ा है, कैसा है, प्लेन है। ठीक है। अब इसकी किसी एक तल को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। नीचे यहाँ पर क्या कर देते हैं, पॉलिश। यानी ये जो दर्पण हमको दिख रहा है, इसी दर्पण को क्या कह देंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी कांच का एक टुकड़ा लेकर, और कैसा होना चाहिए टुकड़ा, प्लेन होना चाहिए, उसके किसी एक तल को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो जो दर्पण हमको प्राप्त होगा उसे ही क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। अच्छा, समतल दर्पण के कुछ खास गुण भी होते हैं, तो आइए देखते हैं इसके गुण क्या होते हैं, फिर देख लेंगे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है। समतल दर्पण के गुण में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यानी जो समतल दर्पण होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है, अनंत होती है। नंबर दूसरे पर लिख सकते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है। तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, समतल दर्पण की जो क्षमता होती है सदैव कैसी होती है, शून्य होती है। इसका मतलब यह है कि जिस आकार और आकृति का वस्तु होता है उसी आकार और आकृति का उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। ठीक है। नंबर चौथे पर हो जाएगा, यदि आपतित किरण को नियत रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। फिर अगले पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से गति कर रहा हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, ऐसा हमको महसूस होगा कि वो 2v वेग से गति कर रहा है। ठीक है। अगले पॉइंट में यानी 6 पॉइंट में हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा व्यक्ति के वस्तु के, यानी वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, आधा। अगले पॉइंट में 7 पॉइंट में हो जाएगा, यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से झुका कर रखा जाता है तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है या n बराबर, यानी प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटे थीटा होता है। यदि 360 में थीटा से भाग करने पर सम संख्या आती है तो उसमें से क्या करते हैं, एक घटाकर लिखा जाता है, और 360 में यदि थीटा से भाग करने पर विषम संख्या आती है तो उसको वैसे ही लिख दिया जाता है। यानी जो संख्या हमको प्राप्त होती है वही क्या होती है, उस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। आइए इस पर देख लेते हैं कुछ प्रश्न कैसे किया जाता है। जैसे कि प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है, यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रखा गया हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं, क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। अभी जस्ट हमने सूत्र क्या पढ़ा है, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होता है, 360 बटे क्या होता है, थीटा। अच्छा, ये लिखा जाता है, बट अगर देखेंगे 360 बटे थीटा यानी थीटा से भाग करने पर ये जो मान है इसका मान अगर सम संख्या आ जाता है, इसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो मान रखते हैं, अच्छा थीटा बराबर कितना दिया है, ये क्या है, दोनों दर्पण जो रखे गए समतल दर्पण उनके बीच का झुकाव यानी कोण है। अच्छा, इसमें प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में देखेंगे हम लोग कितना दिया है, 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है। अब यही थीटा का मान ले जाकर यहाँ फार्मूले पर रखते हैं, देखते हैं अगर इसकी मान क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा तो एक घटाकर लिख देंगे, वही क्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखा गया है, 360 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा,
भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 आ गया, यानी कितना आ गया 4। तो अभी बताया अगर सम आ जाएगा तो क्या करेंगे, एक घटा कर लिखेंगे, यानी इसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी n का मान कितना आ गया 3। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है इसका। जैसा कि आप लोग प्रश्न में देख सकते हैं, दिया गया है, वहां पर दिया है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखे गए हो तो उनके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सूत्र। हमको सूत्र पता है, सूत्र बराबर क्या होता है, यानी लिखेंगे प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर हो जाएगा 360 बटे थीटा। यहाँ लिख देंगे -1। -1 इसलिए लिखा गया है, अगर ये भाग करने से सम आ जाएगा तो एक घटा कर लिखेंगे, अगर विषम आ जाएगा तो एक नहीं घटाएंगे। ठीक है, या लिखें इसको या ना लिखें, भाग करके देख लेते हैं, अगर विषम आ गया तो नहीं घटाना है। ठीक है, यहाँ भाग करते हैं। अच्छा, थीटा का मान प्रश्न में कितना दिया है, वहां प्रश्न में दिया है थीटा का मान 120 डिग्री है, यहाँ लिखेंगे 360 बटे थीटा की जगह कितना लिख देंगे 120। 0 से 0 कट गया, 12 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी हमने देखा भाग करने पर कितना आ गया 3। ये 3 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, यानी ये विषम आ गया तो एक को घटाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, n बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसी टॉपिक में अगला प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। प्रश्न में दिया है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 50 डिग्री के कोण पर झुका के रखे गए हैं तो उसके सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। यानी हमको क्या देखना है, दो दर्पण हैं, कैसे दर्पण है, समतल दर्पण है, कैसे रखे गए हैं, एक दूसरे से कैसे रखे गए हैं, 50 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखे गए हैं। अब उनके बीच में कोई वस्तु रखा गया है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। आइए निकालते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र बराबर हमको पता है, सूत्र बराबर यानी n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे क्या हो जाएगा थीटा, क्या लिख देंगे -1 लिखेंगे। ये -1 कब इस्तेमाल किया जाता है, जब इसका मान सम आता है तब एक घटाकर लिखते हैं, अगर ये सम नहीं आएगा तो एक घटाकर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, थीटा का मान प्रश्न में कितना दिया है, 50 डिग्री दिया, कितना दिया है 50 डिग्री। आइए यही मान उठा के यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। यहाँ रखेंगे, कितना हो जाएगा 360 बटे कितना हो जाएगा 50, इससे इसको काट देंगे। अच्छा, भाग करेंगे कितना आएगा, भाग करने से यहाँ भाग करेंगे जब इसको कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा। अच्छा, -1 भी होगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे 7 लिखा है, 7.2 है, माइनस क्या है 1 है, ये तो मान विषम संख्या में है, बट यहाँ दशमलव भी लगा हुआ है, तो विषम होने की वजह से 1 का तो इस्तेमाल होगा नहीं। अब इस दशमलव को हम क्या करेंगे, जैसे है वैसे लिख देते हैं 7.2। अब अगर पूछा जाएगा कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगी, ये जो दशमलव के पहले वाली पूर्ण संख्या है इसी को मान लिया जाता है प्रतिबिंबों की संख्या, यानी पूर्ण प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं समतल दर्पण के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो समतल दर्पण के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, फैशन करने में। फैशन करने का मतलब कह सकते हैं कहाँ, ब्यूटी पार्लर में, यानी महिला गैराज में कह सकते हैं ना सर, तो फैशन करने में किया जाता है। नंबर दूसरा कहाँ किया जाता है, तो बहुपारदर्शी के रूप में किया जाता है। तीसरा कहाँ किया जाता है, पारदर्शी के रूप में। जो गाड़ी के कांच लगे होते हैं कैसे होते हैं, समतल दर्पण ही होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जिसको आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसमें कभी कभी पूछा जाता है अंग्रेजी शब्द, यानी अंग्रेजी शब्द के अक्षर के कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं दर्शाया जाता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन दर्शाया जाता है। ये देखते हैं पार्श्व परिवर्तन किसे कहा जाता है। जैसे हम लोग सेल्फी नहीं लेते हैं, सेल्फी लेने से क्या होता है, हमारा जो चित्र होता है वो उल्टा दिखाने लगता है। जब देखते हैं उसको खींचने के बाद, सेल्फी लेने के बाद देखते हैं तो कैसा दिख रहा है, उल्टा, यानी जो हमारा राइट वाला है लेफ्ट में आ गया, जो लेफ्ट वाला है राइट में आ गया। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो पार्श्व परिवर्तन के गुण को नहीं दर्शाते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से शब्द होते हैं। यहाँ ट्रिक के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रिक में क्या देखेंगे, ट्रिक है ए मोहित UVWXY, यानी मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने ये कोई भी अक्षर लिखा गया है तो दर्पण में देखेंगे जैसा इधर है वैसा दर्पण में ही दिखेगा। बट अगर कुछ ऐसा देखते हैं, पार्श्व परिवर्तन का मतलब जो गुण दर्शाते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या लिखा गया है, बी लिखा गया। ठीक है, क्या लिखा गया है, बी।
अब बी को इसमें दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, दिखता है कि नहीं, ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसे कुछ और वर्ड ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं एन, ले लेते हैं, क्या है, एन ले लेते हैं। एन को यहाँ पर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, यहाँ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यानी ये जो ऐसा उल्टा दिखने लगता है, इसी को कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। बट ये अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो पार्श्व परिवर्तन के गुण को नहीं दर्शाते हैं। कैसे नहीं दर्शाते हैं, यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं जैसे यहाँ हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे इन शब्द वर्णों में से लिखते हैं, अगर ए लिखेंगे तो दर्पण में देखेंगे हमको ऐसे ही दिखेगा। अगर यम लिखा गया है तो यम को दर्पण में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। ओ अगर लिखा गया है दर्पण में देखेंगे ऐसा ही दिखेगा। ऐसे यहाँ पर जितने शब्द लिखे गए हैं दर्पण में देखेंगे, दर्पण के सामने जैसे दिखेंगे वैसे दर्पण के अंदर उनका प्रतिबिंब भी दिखेगा। बट इनके अलावा जो भी और वर्ड हैं अंग्रेजी के, उन्हें देखेंगे तो कैसे हो जाते हैं, उल्टा हो जाती है, उनका शब्द कैसा हो जाता है, उल्टा। जैसे अभी हम लोग बी को देखा, बी इधर था, मतलब इस साइड था, यहाँ पर दिख रहा था इस साइड था, समझ में आया। इसी को क्या कहा जाता है, पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। तो पार्श्व परिवर्तन कौन कौन से शब्द ऐसे हैं नहीं दर्शाते, जैसे यहाँ ए हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, एच आई टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सभी ऐसे अंग्रेजी के वर्ड हैं जो पार्श्व परिवर्तन के गुण को नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम लोग गोलीय दर्पण क्या होता है, और गोलीय दर्पण के जो प्रकार देखे थे, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उन सभी के विषय में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कहेंगे किसी खोखले गोलीय कांच से एक छोटा सा भाग काट लेने पर और उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देने से जो हमको दर्पण प्राप्त होता है, उसी दर्पण को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पर काट लिए हैं, मान लेते हैं ये दोनों अलग अलग गोले थे, दोनों अलग अलग गोले से इधर का एक भाग काट लिए, इधर का एक भाग काट लिए, एक क्या करते हैं, यहाँ पॉलिश कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पॉलिश। ये कहाँ है, उस साइड, ऐसे यहाँ पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक। ये क्या था, कांच का कैसा गोला था, खोखला गोला था, ठीक है। उसके किसी एक छोटे से भाग को काट लिए हैं, काटने के बाद किसी एक तल को पॉलिश कर दिए हैं। अब यही जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, यहाँ देखने से भी लग रहे हैं दो प्रकार के, कैसे दो प्रकार से, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हाथ है, ठीक है। हाथ में क्या है, ये चिकना वाला भाग, ये कैसा है, ब्लैक वाला भाग है, ठीक है। ये चिकना वाला भाग है, ये ब्लैक। मान लेते हैं इधर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। देखिए ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, यानी ये जो ऐसा कर्व के रूप में बना है, तो इसके उभरे हुए तल पर क्या कर दिया गया, पॉलिश कर दिया है। इसके दबा हुआ जो तल है, ये दबा हुआ तल कैसा है, चिकना है, ठीक है। तो इस तरह का जो दर्पण हमको प्राप्त होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये वाला दर्पण क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी कांच का खोखला गोला लेकर उसके एक छोटे से भाग को काट लेते हैं, उसके उभरे हुए तल पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तथा उसका दबा हुआ तल कैसा होता है, चिकना, यानी परावर्तक तल होता है। इसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसमें देखिए क्या हुआ है, इसका जो दबा हुआ तल है उस पर पॉलिश कर दिए हैं, और उभरा हुआ तल कैसा है, चिकना है। चिकना का मतलब क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया, यानी इसी को क्या कह देंगे, उत्तल दर्पण कह देंगे। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो उत्तल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, किसी कांच के खोखले गोले के एक छोटा सा भाग काट लेते हैं, उसके आंतरिक भाग को यानी दबे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं, तथा उभरा हुआ भाग कैसा होता है, परावर्तक तल होता है, यानी चिकना होता है, उसे ही क्या कह देते हैं, उत्तल दर्पण कहा जाता है। इतना समझ में आया। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी कांच के खोखला गोला लेते हैं, उसके एक भाग को काट लेते हैं, उसके किसी एक तल को पॉलिश कर देते हैं, जो दर्पण हमको प्राप्त होता है उसे ही गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा गया है, एक क्या है, अवतल दर्पण, एक क्या है, उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ दिख रहा है हमको, कैसा दिख रहा है, एक कर्व है, यानी ये कांच का खोखला गोला था, उसके छोटे से भाग को काटे हैं, उसका जो उभरा हुआ तल है उसको पॉलिश कर दिए हैं, दबा हुआ तल कैसा है, परावर्तक तल है, इसी को कह देंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी कांच का खोखला गोला लेते हैं, उसके एक भाग को काट लेते हैं, दबे हुए तल को पॉलिश कर देते हैं, तथा उभरा हुआ तल कैसा होता है, चिकना होता है, यानी परावर्तक तल होता है, इसे ही क्या कह देंगे, उत्तल दर्पण कह देंगे। तो दर्पण दो प्रकार के यहाँ पर हमने समझ लिया, ठीक है। आइए देखते हैं उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं और इनके अन्य नाम भी क्या हैं। यहाँ पर दोनों दर्पण हमने दिखा दिया है, कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। यहाँ बीच से क्या है, कोई लाइन खींच देते हैं, इस लाइन को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अभी इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं इस अवतल दर्पण का अन्य क्या नाम होते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं।
अभी भी इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ ये जो हमको दिख रहा है, मुख्य अक्ष दिख रहा है, इसी के समानांतर अगर कोई लाइन आती है तो ये कहाँ से जाती है, ऐसे जाएगी, यानी यहाँ से फोकस बिंदु से जाएगी। कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। ऐसे यहाँ पर कोई किरण आई है, ये कैसे आई है, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो जाएगी कहाँ, फोकस बिंदु के सीध में जाएगी। इस तरीके से आई है और इस तरीके से फोकस बिंदु के सीध में निकल जाएगी। यहाँ भी आई है और ऐसे फोकस बिंदु से होकर जाएगी। अच्छा, एक चीज यहाँ देखने वाली बात है, ये जो देखिए यहाँ जो दूरी है, यहाँ पर इनकी दूरी क्या है, लगभग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कुछ दूरी था, बट ये किरण टकराने के पश्चात देखिए कहाँ पर आकर मिली है, मुख्य अक्ष से आकर मिली है कि नहीं मिली है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर किरणें अगर नीचे से कोई किरणें आती हैं तो ये टकरा कर कहाँ से जाएंगी, फोकस बिंदु से जाएगी, ये भी जाएगी, क्योंकि ये भी किरण कैसे है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। ऐसे यहाँ दूसरा कोई किरण आता है, मान लेते हैं कैसे मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु के सीध में जाएगी। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में देखिएगा, ये वाली किरण, ये वाली किरण, ये दोनों किरण कैसी हैं, आपतित किरण है, यानी दर्पण की तरफ आई है, इसे कहेंगे आपतित किरण। और ये जो टकरा कर वापस गई है, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये जो आपतित किरण है, टकराने के पश्चात कहाँ आई है, फोकस बिंदु पर। अच्छा, ये किरण, ये भी आपतित किरण है, ये भी आपतित किरण टकराने के बाद कहाँ गई है, फोकस बिंदु से। अच्छा, ये आपतित किरण जो है, इनके बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, बट ये जो परावर्तित किरणें हैं, ये देखिए दोनों आपस में जाकर कहीं ना कहीं मिल गई है कि नहीं, इकट्ठा हो गई है। बट यहाँ पर क्या देखते हैं, दोनों तो आई हैं, ये दोनों आई, कुछ भी दूरी हो सकता है, बट ये टकराने के पश्चात और दूर दूर हो गई है, ठीक है। इसलिए ये जो दर्पण हमको दिख रहा है, ये अवतल दर्पण, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभिसारी दर्पण। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब यही होगा, ऐसा दर्पण जो किरणों को किसी एक बिंदु पर मोड़ देता है, उसे ही क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो गया, अभिसारी दर्पण, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या, कौन सी घटना हो रही है, ये किरणें आई हैं और कहाँ चली गई हैं, दूर दूर चली गई हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, अपसारी दर्पण। तो अपसारी दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे दर्पण। अपसारी दर्पण की परिभाषा क्या होगी, वे दर्पण जो क्या करते हैं, आने वाली किरणों यानी आपतित किरणों को क्या करते हैं, दूर दूर कर देते हैं, आपतित किरणों को क्या कर देते हैं, दूर दूर कर देते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। इस तरह हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण की परिभाषा क्या हो गई, वे दर्पण जो किरणों को क्या करते हैं, एक जगह पर मोड़ देते हैं, उन्हें अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, किरणों को दूर दूर फैला देता है, यही इसको कह देंगे, ये क्या है, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण को वही क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। अपसारी दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन दर्पणों का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यहाँ देखते हैं, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, दाढ़ी यानी शेविंग करने में हम लोग जो शीशा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है, आंख का नाक के डॉक्टर जो होते हैं, आंख का नाक का इलाज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कहाँ किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वाहनों की हेडलाइट यानी आगे वाली जो लाइट होती है, उस लाइट के ऊपर जो शीशा लगा होता है, किस प्रकार का होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और कहाँ किया जाता है, सर्च लाइट यानी जो टॉर्च होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और किसमें किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, ठीक है। फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में, यानी वाहन जो हम लोग चलाते हैं, बाइक हो गया या फोर व्हीलर जो भी हो गई, उनके जो साइड मिरर होते हैं, उस साइड मिरर में पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है, उसे कौन सा मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। और कहाँ प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट लाइट में किया जाता है। स्ट्रेट लाइट का मतलब क्या हो गया, जो चौराहे पर लाइट लगाई जाती है, उस लाइट को फैलाने के लिए चारों तरफ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देख लिया, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के प्रयोग को देख लिए हैं। आइए अब देखते हैं इन दर्पण से संबंधित कुछ भौतिक राशियों के बारे में। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ भौतिक राशियां, कौन कौन सी राशियां हैं,
ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, फोकस बिंदु हो गया, फोकस दूरी हो गई, तथा r बराबर 2f हो गया। इन सभी के बारे में आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं क्या, दर्पण। कौन सा दर्पण है ये है अवतल दर्पण, ठीक है। जैसा अवतल दर्पण में होगा उसी तरीके से उत्तल दर्पण में भी होगा, तो हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये दर्पण है, ये दर्पण की जो लंबाई है इसका क्या लेते हैं, मध्य बिंदु लेते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव, जिसे लिखा जाता है किससे, P से लिखा जाता है, ठीक है। अब ये दर्पण जिस गोले से काटा गया है उस गोले का क्या होगा, कोई ना कोई एक केंद्र होगा। ये दर्पण किसी न किसी खोखले गोले से काटा जाता है कि नहीं, उस गोले का जो केंद्र होगा इस दर्पण का ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी परिभाषा में कह सकते हैं जिस खोखले गोले से यह दर्पण काटा गया है उस खोखले गोले का केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाता है, C से, यहाँ लिख देते हैं C से। अच्छा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को क्या करते हैं, मिला देते हैं, ऐसे क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा दिख रही है इसी रेखा को कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसी रेखा को कह देंगे क्या है ये है मुख्य अक्ष, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या देखेंगे, वक्रता त्रिज्या देखेंगे। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की ये जो लाइन दिख रही है इसको कहते हैं तो मुख्य अक्ष, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है यानी दूरी होती है इसी को कहा जाता है क्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी उसे क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या। और लिखा कैसे जाता है, स्मॉल r से लिखा जाता है, यहाँ लिखा गया ना स्मॉल r से लिखा जाता है। यानी कह सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इतना समझ में आया। अब अगले पॉइंट में क्या दिया है, फोकस बिंदु दिया है। फोकस बिंदु किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कोई किरण चली है, ये किरण है कैसे, ये कोई प्रकाश की किरण है, कैसे है, ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है इसके क्या है, समानांतर है, क्या है, समानांतर है, ठीक है। अब ये टकराएगी क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, ये तो मुख्य अक्ष दिख रहा है, इसको जिस बिंदु पर काट रही है इसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। लिखा कैसे जाता है, कैपिटल F से लिखा जाता है, ठीक है। तो फोकस बिंदु की परिभाषा क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है यही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। इतना समझ में आया। अगला पॉइंट क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ये जो ध्रुव लिखा है और ये क्या है, फोकस बिंदु है। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है यही दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी इसे ही क्या कह देंगे, फोकस दूरी कहेंगे। इतना समझ में आया। अगले पॉइंट में r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, f क्या है, फोकस दूरी है। यहाँ क्या लिखा गया है, r बराबर 2f। यानी ये क्या कहता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का कैसा होता है, दोगुना होता है। यहाँ चित्र पे हम लोग कह सकते हैं ये जो लाइन काट रही है यानी मुख्य अक्ष को क्या करती है, बराबर दो भागों में बांट देती है। यानी जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। समझ में आया। ये लाइन क्या करती है, ये जो आपतित किरण जब टकराती है टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यानी कह सकते हैं ये क्या है, फोकस दूरी है और ये पूरा क्या है, वक्रता त्रिज्या है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या r होती है यह फोकस दूरी का कितना होता है, दोगुना होता है। कितना होता है, दोगुना होता है। कैसे दोगुना होता है, क्योंकि इस वक्रता त्रिज्या में यहाँ f है, यहाँ f है, एक f यहाँ पर है, एक f यहाँ पर, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। इतना समझ में आया। तो ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, यह दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया है उस खोखले गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगले पॉइंट में क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मिलाने वाली जो लाइन होती है इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। फिर वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसे ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना समझ में आया। फिर इसके अगले पॉइंट में क्या है, फोकस बिंदु है। फोकस बिंदु किसे कहते हैं, तो यहाँ परिभाषा बनती है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। फिर अगले पॉइंट में क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, यहाँ कहेंगे ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे ही फोकस दूरी कहा जाता है। लिखा कैसे जाता है, स्मॉल f से लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है अगले पॉइंट में, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या है, संबंध है। क्या संबंध होता है, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी का क्या होता है, दोगुना होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन दिख रही है इस वाली लाइन को क्या करती है, बराबर दो भागों में काट देती है, ठीक है। तरीके से इस वीडियो में जितना टॉपिक हमने लिया था सब कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तथा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, इस पर जो आधारित सवाल होते हैं, इन सभी के विषय में चर्चा करेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो में। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।